हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम मिस नवनीत कौर और आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक फ्रिंज बेनिफिट्स। ये टॉपिक आपका सब्जेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड है। व्हाट इज़ फ्रिंज बेनिफिट्स? फ्रिंज बेनिफिट्स आर अ फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट कॉम्पनसेशन। ध्यान देना, ये एक इनडायरेक्ट कॉम्पनसेशन है बिकॉज दे आर यूजुअली एक्सटेंडेड एज अ कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एक एम्प्लॉय जिस जगह काम कर रहा होता है वहाँ पर उसे ये बेनिफिट्स दिए जाते हैं। इट इज़ अ बेनिफिट विच सप्लीमेंट्स द एम्प्लॉयज़ ऑर्डिनरी वेजेस एंड विच इज़ ऑफ वैल्यू टू देम एंड देयर फैमिलीज इन सो फार एज इट मटेरियली इंक्रीजेज देयर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। फ्रिंज बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो ये जो बेनिफिट्स हैं कि एम्प्लॉयज़ को वेजेस के साथ दिए जाते हैं, लाइक अ कंपनी कार, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस and insurance coverage etc. Any benefit you offer employees in exchange for their services not including salary, ये यहाँ पर ज़रूरी है कि सैलरी की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, is a fringe benefit। हम यहाँ पर देखेंगे कौन से मेन फीचर्स हैं फ्रिंज बेनिफिट्स के, जिससे हमें और ज़्यादा इसका मीनिंग क्लियर हो जाएगा। दे आर पेड टू ऑल एम्प्लॉयज़। ये जो बेनिफिट्स हैं ये ऑर्गेनाइजेशन में हर एम्प्लॉयज़ को दिए जाएंगे बेस्ड ऑन देयर मेंबरशिप इन द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, दे आर इनडायरेक्ट कॉम्पनसेशन। इनडायरेक्टली ये हमने बात की कि हम इसे इनडायरेक्ट कॉम्पनसेशन है ये। साथ ही साथ नेक्स्ट क्या है, दे हेल्प रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द एम्प्लॉयज़। जब आप एम्प्लॉयज़ को वेजेस के अलावा भी कुछ दोगे, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आप उन्हें यहाँ पर दे रहे हो, तो इससे क्या होगा, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन होगा। दे में बी वॉलेंट्री और स्टैट्यूटरी। ये जो बेनिफिट्स हैं ये स्टैट्यूटरी भी हो सकते हैं, वॉलेंट्री भी। प्रोविडेंट फंड की अगर बात की जाए तो ये क्या है, एक स्टैट्यूटरी बेनिफिट, बट वेयर एज हाउसिंग इज़ अ वॉलेंट्री बेनिफिट। कई बार होता है ना, एम्प्लॉय को कहा जाता है कि ये कंपनी की तरफ से ही हाउसिंग फैसिलिटी दी जाती है, तो वो कंपनी अगर देती है तो एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो उसको लेना चाहता है या नहीं। बट प्रोविडेंट फंड तो ये एक स्टैट्यूटरी बेनिफिट है, गवर्नमेंट की तरफ से है, तो एम्प्लॉयज़ की सैलरी में से कुछ पार्ट उसका डिडक्ट होगा और फिर उसको जो फंड है उसका वो बाद में दिया जाएगा। इस तरीके से एम्प्लॉयज़ को जो बेनिफिट्स हैं वो दिए जाएंगे। नेक्स्ट है, व्हाट आर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फ्रिंज बेनिफिट्स। जो फ्रिंज बेनिफिट्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। हम देख सकते हैं कौन कौन से ऑब्जेक्टिव इससे अचीव होते हैं। फर्स्ट तो मेन ऑब्जेक्टिव है टू रिक्रूट एंड रिटेन द बेस्ट एम्प्लॉयज़। अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉयज़ को रिटेन करके रखना चाहते हो तो ज़रूरी है कि आप वेजेस के अलावा भी उन्हें कुछ इंसेंटिव्स दो। एम्प्लॉयज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए जितने अगेंस्ट सर्टेन हज़ार्ड्स। अब जैसे ऐसा हो सकता है कि जिस जगह पर वो काम कर रहे हैं वहाँ एक्सीडेंट्स के चांसेस हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि काम करने वाली जगह पर जहाँ पर एक एम्प्लॉय काम कर रहा है वहाँ पर किसी मशीनरी को काम करते टाइम उसको कोई इंजरी हो जाए या डेथ भी हो सकती है। उस केस में ज़रूरी है कि जो उसका एम्प्लॉयर है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, उस एम्प्लॉय को बेनिफिट्स वहाँ पर दिए जाएं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस एम्प्लॉय का किया जा सकता है, पेंशन उसको दी जा सकती है, क्योंकि जब वो रिटायर हो जाएगा तो देखो वहाँ पर ज़रूरी है ना कि उसको सिक्योरिटी एक मिले। तो ये एक मेन ऑब्जेक्टिव है इसका। एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए, उसके मोराल को बूस्ट करने के लिए, उसको सेटिस्फाई करने के लिए ज़रूरी है कि उसको फ्रिंज बेनिफिट्स दिए जाएं। अभी हमने बात की उसकी हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर के लिए। अगर आप चाहते हो कि आपका जो एम्प्लॉय है जिस जगह पर काम कर रहा है वहाँ सेफ्टी, सिक्योरिटी बनी रहे, उसकी हेल्थ सही रहे, तो ज़रूरी है कि आप उसे फ्रिंज बेनिफिट्स प्रोवाइड करो। टू डेवलप अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड लॉयल्टी अमंग दी वर्कर्स। अगर वर्कर्स को फ्रिंज बेनिफिट्स दिए जाएंगे तो उनमें लॉयल्टी डेवलप होगी। नेक्स्ट, टू मीट दी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स। गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ एक्ट पास किए जाते हैं, तो वो भी ज़रूरी है कंपनीज़ के लिए कि वो इन लॉ को के अगेंस्ट ना जाए और उनको फॉलो करे। तो उस केस में भी उनको जो भी गवर्नमेंट के थ्रू एक्ट बने आगे हम डिस्कस करेंगे, तो उसको वो देखकर अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको फ्रिंज बेनिफिट्स प्रोवाइड करें।
टू सेटिस्फाई द डिमांड्स ऑफ ट्रेड यूनियन। देखो अगर ट्रेड यूनियन का सपोर्ट चाहिए तो वर्कर्स को आपको फ्रिंज बेनिफिट्स तो देने पड़ेंगे। टू इम्प्रूव द पब्लिक इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और जब ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचेगी तो एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन का ही एक पार्ट है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन की इमेज भी तो अच्छी बनेगी, वो ऑर्गेनाइजेशन की बात बाहर भी तो जाएगी ना कि ये ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को वेजेस के अलावा भी कुछ इंसेंटिव्स दे रही है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये सब ऑब्जेक्टिव्स हैं, तभी कंपनी के थ्रू जो है फ्रिंज बेनिफिट्स दिए जाते हैं ताकि कंपनी के जो सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें वो अचीव कर पाए। नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ तो हमने बात की कि फ्रिंज बेनिफिट्स हैं क्या, बट क्या हैं वो, किस तरीके से आप दे सकते हो, क्या उनके काइंड्स हैं या हम कहेंगे क्या टाइप्स हैं, उनकी बात यहाँ पर की जाएगी। हाँ जी, जो हमारा फर्स्ट टाइप है और हम कह सकते हैं कि जो फ्रिंज बेनिफिट्स इंडिया में ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ऑफ़र किए जाते हैं, फर्स्ट पॉइंट इज़ पेमेंट फॉर टाइम नॉट वर्कड। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो एम्प्लॉई है उसे कुछ पेड हॉलीडेज़ दी जाती हैं। फैक्ट्रीज़ एक्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो एक वर्कर को वीकली पेड हॉलीडे मिलती है, जैसे कि संडे। अब संडे वाले दिन तो उसकी हॉलीडे होती है, तो उसके लिए उसे कंपनसेशन तो दिया जाता है, उस दिन की सैलरी तो उसे मिलती है, तो उसे आप क्या बोलोगे, पेड हॉलीडे। नेक्स्ट इसी में आप कह सकते हो शिफ्ट प्रीमियम। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो सेकेंड और थर्ड शिफ्ट में ऑपरेट करती हैं, या हम कह सकते हैं नाइट शिफ्ट भी वहाँ पर चलती है, तो वहाँ पर वर्कर्स को क्या है, इन केस अगर वो नाइट शिफ्ट लगाते हैं तो उनको प्रीमियम दिया जाएगा, एक्स्ट्रा पे किया जाएगा, तो उसे भी आप फ्रिंज बेनिफिट की कैटेगरी में ही इंक्लूड करोगे। थर्ड इज़ हॉलीडे पे। इन केस कोई ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉई हॉलीडे वाले दिन भी काम करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में जाता है, तो उस दिन, क्योंकि उस दिन वैसे तो हॉलीडे है, तो एम्प्लॉई को क्या होगा, जितनी उसकी सैलरी बनती है, नॉर्मल रेट सैलरी का बनता है, उसका डबल उस दिन उसे पे किया जाए। तो ये हम कह सकते हैं पेमेंट फॉर टाइम नॉट वर्क। तो ये कैटेगरी में ये पॉइंट्स इंक्लूड हो जाएंगे। सेकेंड, इसमें जो काइंड है या टाइप है फ्रिंज बेनिफिट का, दैट इज़ एम्प्लॉई सिक्योरिटी। जिस जगह पर आपका एम्प्लॉई काम कर रहा है वहाँ पर ज़रूरी है कि देखो मिनिमम और कॉन्टीन्यूस वेज और सैलरी अगर आप एम्प्लॉई को देते हो तो उससे उसमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी उसे मिलेगी। तो इसके थ्रू गवर्नमेंट ने कुछ एक्ट भी पास किए हुए हैं इसके लिए, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 एंड पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, जो एम्प्लॉयज़ को इनकम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। इसके साथ ही इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, ये बहुत मेन एक्ट है, ये भी पास किया गया है, जो कंपनसेशन की पेमेंट करेगा एम्प्लॉय को इन केस ले ऑफ हो जाती है या रिट्रेंचमेंट की जाती है एम्प्लॉय की, तो उस समय भी उसको जो है वो कंपनसेशन दी जाएगी, उस समय की जो ले ऑफ का टाइम पीरियड है, ताकि एम्प्लॉय को सिक्योरिटी मिले और वो अपने काम को वहाँ पर अच्छे से कर सके। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो वो है सेफ्टी एंड हेल्थ। सेफ्टी एंड हेल्थ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एम्प्लॉय की ध्यान में रखी जाए, एम्प्लॉयज़ को किसी भी एक्सीडेंट से बचाने के लिए, अनहेल्थी वर्किंग कंडीशन से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इंडिया में इसके लिए जो एक्ट पास किया गया है वो है फैक्ट्रीज़ एक्ट 1948। इसके थ्रू सर्टेन कंडीशंस को स्टिपुलेट किया जा चुका है, जो ये बताता है कि जिस जगह पर एम्प्लॉय काम कर रहा है वहाँ पर किस तरीके की वर्किंग कंडीशंस होनी चाहिए, ताकि एम्प्लॉय को एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट मिल सके और वर्कर या एम्प्लॉय वहाँ पर अच्छे से काम कर पाए और उसकी सेफ्टी जो है वहाँ पर बनी रहे। नेक्स्ट पॉइंट है वर्कमैन कंपनसेशन। देखो जिस जगह पर एम्प्लॉय काम कर रहा है, अभी हमने हेल्थ एंड सेफ्टी की ही बात की, तो उसके लिए एक और एक्ट है, वो है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923। ये जो एक्ट है इसका बेसिकली क्या काम है कि इन केस जिस जगह पर एम्प्लॉय काम कर रहा है वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट, जिस जगह उसने काम किया वहाँ पर उसकी डेथ हो गई, हमने पहले भी बात की वर्कर की, बट ध्यान देने वाली बात ये है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा है वहीं पर अगर इस तरीके का इंसिडेंट कुछ होता है या कोई ऑक्यूपेशनल डिजीज़ उसको हो जाता है, तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो हम कह सकते हैं, यहाँ पर बताया गया कि जो एम्प्लॉयर है उसकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको कंपनसेट करेगा। तो ये भी एक फ्रिंज बेनिफिट है जो एम्प्लॉय को दिया जाएगा। नेक्स्ट और भी हम यहाँ पर देख सकते हैं कुछ फ्रिंज बेनिफिट्स हैं जो एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं उसे मोटिवेट करने के लिए, लाइक हेल्थ बेनिफिट्स। इसके लिए जो एक्ट पास किया गया है वो है यहाँ पर हमारे पास एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948।
जिसमें एम्प्लॉयज़ को काफ़ी हेल्थ से रिलेटेड बेनिफिट्स जो हैं इस एक्ट के अंडर इंक्लूड किए जाते हैं, जैसे कि सिकनेस बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट जो फीमेल एम्प्लॉयज़ को दी जाती है, डिसेबलमेंट बेनिफिट, डिपेंडेंट बेनिफिट एंड मेडिकल बेनिफिट। जैसे हम देखते हैं आर्मी में भी दिया जाता है ना, डिपेंडेंट का बेनिफिट ESI का कार्ड बनता है। जो भी आर्मी में जो पर्सन काम कर रहा होता है उसके फैमिली मेम्बर्स को भी वो फैसिलिटी दी जाती है, तो वो हेल्थ बेनिफिट जो हैं वो दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, वॉलेंट्री अरेंजमेंट्स। जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्रोवाइड कर देती हैं, जैसे कि वही हमने बात की हॉस्पिटल्स, जैसे आर्मी के हॉस्पिटल्स हैं, अपने हॉस्पिटल्स को वो क्या कर देते हैं, बाय सेटिंग अप हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, डिस्पेंसरीज, जिससे एम्प्लॉयज़ को वो फैसिलिटी वहीं पर दी जाएगी और फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें वहाँ पर मिलेगी। सेम एग्जाम्पल आप आर्मी का यहाँ पर ले सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास वेलफेयर एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़। अब देखो जिस जगह पर एम्प्लॉय काम कर रहा है वहाँ ज़रूरी है कि वेलफेयर एंड रिक्रिएशन से रिलेटेड भी उसको बेनिफिट्स मिले, लाइक कैंटीन, हाउसिंग, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रांसपोर्टेशन एंड पार्टीज़ एंड पिकनिक्स। जिस जगह पर एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वहाँ पर आप बीच में कुछ वेलफेयर एक्टिविटीज़ को अरेंज करो, जिससे एम्प्लॉयज़ साथ में उसकी फैमिलीज़ को भी आप वहाँ पर बुला सकते हो, तो इससे एम्प्लॉय का वेलफेयर भी होगा और कुछ एक्स्ट्रा आप कह सकते हो कि एम्प्लॉय को भी अच्छा लगेगा जिस जगह पर वो काम कर रहा है। नेक्स्ट जो मेन बेनिफिट है लास्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो है ओल्ड एज एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स। एम्प्लॉय है वहाँ पर ज़रूरी है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को रिटायरमेंट के से रिलेटेड बेनिफिट्स दो। ड्यूरिंग ओल्ड एज उसको एक सिक्योरिटी मिले, तो उसके लिए आप क्या बेनिफिट्स उसे दे सकते हो, ओल्ड एज एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स। देखो अब एम्प्लॉय रिटायरमेंट उसको पता है कि वो रिटायर होने वाला है, तो वो खुद भी अपने लिए फ़ंड्स को अरेंज करके रखता है, बट साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन की भी तो ज़रूरी है ना कि वो उसको पेंशन दे। तो एम्प्लॉई पेंशन फ़ंड एक्ट जो है वो किया गया है, इसके लिए पास किया गया है। साथ ही साथ प्रोविडेंट फंड की फैसिलिटी आप एम्प्लॉई को दे सकते हो, ग्रेजुटी दे सकते हो, जिससे कि एम्प्लॉई को एक सिक्योरिटी मिले कि ओल्ड एज में भी उसको जो है ये बेनिफिट्स मिलेंगे। तो हम यहाँ पर करें तो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इस तरीके के बेनिफिट्स अपने एम्प्लॉयज़ को दे सकती है, जिससे एम्प्लॉयज़ मोटिवेट भी होंगे और उनका मोराल भी बूस्टअप होगा। तो लास्ट में हम कह सकते हैं कि जो फ्रिंज बेनिफिट्स हैं, these are supplementary to regular wages or salaries and are paid to all the employees based on their membership in the organization. Thank you for watching.